वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं शेक्सपियर के जो पोइटिक वर्क हैं उन पे 50 एमसीक्यूज करेंगे। शेक्सपियर के दो पोइटिक वर्क हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, एक तो है सोनेट नंबर 29 और एक है सोनेट नंबर 138। इनको हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है अपने दो लेक्चर्स में, बहुत ही डिटेल में जाके लाइन बाई लाइन देखा है पूरा, और इसमें जितना भी हम जितनी डिटेल देख सकते थे सारी हमने स्टडी की है। तो अब टाइम है इनके एमसीक्यूज करने का। एमसीक्यू जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये 50 एमसीक्यू से आपकी ये सोनेट का पूरा, ऐसा नहीं है कुछ भी छूटेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ 50 एमसीक्यूज कर लेते हैं। अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं आंख बंद करके आंसर लगा दोगे, नहीं भी देखें कोई बात नहीं, मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। वॉट इज द स्पीकर्स मूड इन ओपनिंग लाइन्स ऑफ सोनेट 29। अब सोनेट हमने 29 के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि स्पीकर जो है वो ओपनिंग लाइन्स में स्टार्टिंग में कैसा है, बहुत ही दुखी है। ठीक है, तो जॉयफुल तो नहीं है, ना होपफुल है, ना प्राउड है, कैसा है, डेस्पेयरिंग, मतलब दुखी है, निराश है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, इन लाइन 2 सोनेट नंबर 29 की जो लाइन है उसमें ये आया है, विवीप माई आउटकास्ट स्टेट। इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है? तो स्पीकर जो है वो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अनलकी है और वो रो रहा है अपनी आउटकास्ट स्टेट पे, मतलब अपनी जो रिजेक्टेड स्टेट है, संसार के द्वारा उसे नकार दिया गया, उस पर वो रो रहा है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं, 43 में एक फ्रेज और आया है, 43 क्वेश्चन है इसमें, सोनेट नंबर 29 में एक फ्रेज और आया है, बूटलेस क्राइज। इसका क्या मतलब है? तो हमने, अगर आपने सोनेट नंबर 29 वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने पढ़ा था इस वाली लाइन में क्या हुआ था। तो स्पीकर है वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थनाएं कर रहा है उस डेफ हेवन से। डेफ हेवन भी यहीं पे आया है, देखो अगला क्वेश्चन उसी के बारे में। ठीक है, डेफ हेवन मतलब ऊपर वाला सुन नहीं रहा है, बहरा है। ठीक है, और उसकी प्रार्थनाएं कैसी हो जा रही हैं फिर, जितनी भी वो प्रार्थनाएं कर रहा है वो बूटलेस मतलब यूजलेस हो जा रही है, उनका कोई मतलब नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा है, वो बस बोले ही जा रहा है एक तरफ से, तो वो यूजलेस है। तो क्या है, यूजलेस प्रेयर्स। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, डेफ हेवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें हमसे पूछिए, ये चार ऑप्शन लिए, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। ये आपने अगर लेक्चर देखा होगा, मैंने आपको क्लियरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। डेफ हेवन में जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो कौन सी होगी, पर्सोनिफिकेशन। क्यों होगी? क्योंकि इसमें ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। हेवन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, या एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हो इसे, किसी ने देखा तो है नहीं। ठीक है, तो इसको हमने पर्सोनीफाई कर दिया। पर्सोनीफाई मतलब इसको हमने एज ए लिविंग थिंग की तरह जो है वो ट्रीट किया है। इसको हमने कहा ये डेफ, बहरा। बहरा कौन होता है? जो इंसान जिंदा होगा, सजीव होगा, सजीव निर्जीव पढ़ा है ना बचपन में। ठीक है, तो इसके हमने एक तरह से मान लिया कि इसके कान है वो सुन नहीं रहे। ठीक है, तो इसको हमने पर्सोनीफाई कर दिया, इसलिए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। आगे देखते हैं, वॉट डज द स्पीकर एनवाई इन अदर्स। अब देखो इसमें जो सोनेट नंबर 29 है उसमें स्पीकर जो है वो दूसरों से जेलस है। किस बात पे जेलस है? बहुत सारी चीज़ों पे, हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, उनके लुक्स पे, टैलेंट पे, और जो उन्हें अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उससे वो क्या है, जेलस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखो 46 है, इसमें एक लाइन आई थी सोनेट नंबर 29 में, विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है, बताया था मैंने आपको, क्या है कि जिन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करता था, अब उसे उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है उनसे। ठीक है, तो ही इज लीस्ट हैप्पी विद थिंग्स ही वंस एंजॉयड। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, अब देखो हुआ क्या था, स्पीकर जो था ये सारी चीज़ें सोच रहा था, अचानक से उसे अपनी बीलवेड ध्यान आ जाती है, उसे अपना प्यार ध्यान आ जाता है। ठीक है, और उसको याद करके वो कैसा हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। तो ये कौन सी लाइन में होता है, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है वो कौन सी लाइन में आता है? तो कौन सी लाइन में आता है? 9वीं लाइन तक वो रहता है दुखी, 10वीं लाइन में अचानक से उसे याद आता है, हैप्पली आई थिंक ऑन दी। ठीक है, मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो कौन सी लाइन में होता है? 10th लाइन में। तो इस 10th लाइन में क्या होता है, अचानक से जो स्पीकर सैड था वो कैसा हो जाता है, बड़ा खुश, और बहुत ही उसकी ज़िंदगी में खुशी आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये 10th लाइन में होता है टर्निंग पॉइंट। ये उस टाइम भी मैंने आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था कि यहाँ पे जो है सोनेट का रंग रूप सब बदल रहा है। आगे देखते हैं 48, द स्पीकर कंपेयर से जॉय टू। स्पीकर जो है वो अपना जॉय किस चीज़ से कंपेयर करता है? किस चीज़ से कंपेयर करता है? अ सनराइज, अ लार्क राइजिंग एट डॉन, अ रिवर फ्लोइंग, अ लायन रोरिंग। तो किससे? एक चिड़िया जो है वो सुबह के समय उड़ रही थी, उससे अपना जो है वो कंपेयर कर रहा था उस समय। ठीक है, और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी थी, ये मैंने आपको इस लाइन में बताया था, जो पूरी लाइन लिखी हुई थी इसमें सिंपली आई थी। ठीक है, आगे देखते हैं,
वॉट डज द लार्क सिम्बलाइजेज इन सोनेट 29? लार्क जो है वो चिड़िया जो है वो क्या सिम्बलाइज कर रही है सोनेट नंबर 29 में? क्या सिम्बलाइज कर रही है? जो स्पीकर का सडन जॉय है और जो स्पिरिचुअल अपलिफ्ट उसे मिला है उसको सिम्बलाइज कर रही है। ठीक है, ये क्या है, एक इमेजरी जो है वो यूज की गई है, एक इमेज जो है वो यूज की है इस सोनेट में। किसने? शेक्सपियर ने। ठीक है, ये भी एक पोएटिक डिवाइस होती है। आगे देखते हैं। द फाइनल कपलेट एक्सप्रेसेस, फाइनल कपलेट किस चीज को एक्सप्रेस कर रही है सोनेट नंबर 29 में? किसको? कंटेंटमेंट ड्यू टू लव। पूरे टाइम वो निवास हुआ लेकिन फाइनली वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सेंट्रल थीम क्या है सोनेट नंबर 29 की? सेंट्रल थीम है, देखो ये चार, पॉलिटिकल पावर है, नेचर्स पावर है नहीं, सोशल एम्बिशन है नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है, लव्स पावर टू हील सैडनेस। कैसे जो प्यार में जो शक्ति होती है वो आपकी सैडनेस को हील कर सकता है। ठीक है, वो इसकी थीम है। आगे देखते हैं। 52 विच डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग? 52 है। इस लाइन में कौन सी डिवाइस यूज की गई? मैंने आपको ऊपर बता दिया था। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिम्बली। ठीक है, ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया था कैसे है। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कैसे है? ये जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं और लाइक एज जैसे वर्ड का प्रयोग होता है तो वहाँ पे सिम्बली जो है वो फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो स्पीकर यहाँ पे अपने जॉय को उस चिड़िया से कंपेयर कर रहा है जो सुबह के टाइम उड़ रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिम्बली। आगे देखते हैं। कर्स माई फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये फेट है, इसको कर्स किया जा रहा है। एक तरह से फेट जो है एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसको हम लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको हम श्राप दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो पर्सोनिफिकेशन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबोल तो नहीं होगी, हाइपरबोल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। आगे देखते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ सोनेट नंबर 29? सोनेट नंबर 29 की राइम स्कीम क्या है? तो सोनेट नंबर 29 को छोड़ो, शेक्सपियर ने जितनी भी सोनेट लिखी है सबकी राइमिंग स्कीम एक ही है, याद कर लेना। ए बी सी डी ई एफ जी जी। राइट, आगे देखते हैं। 55 है। द सोनेट एंड्स विद, किसके साथ सोनेट जो है वो एंड होती है? जितनी भी शेक्सपियरियन सोनेट है एक कपलेट, एक विजुअलाइजेशन कपलेट होती है, उसके साथ एंड होती है। वॉट डज द स्पीकर स्कॉर्न टू डू एट द एंड? स्पीकर जो है वो क्या क्या करता है एंड में? क्या करता है वो? क्या करता है वो? कहता है कि मुझे इतनी खुशी मिल रही है अपनी बिलवेड को याद करके कि वो एक किंग से भी ज़्यादा जो है वो रिच फील कर रहा है अपने आप को। तो वो ऐसा कर रहा है कि मैं अपनी जो स्टेट है वो एक अपने आप को एक किंग से जो है वो रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 57 है। सोनेट नंबर 29 बिलोंग्स टू विच सीक्वेंस ऑफ शेक्सपियर सोनेट? तो किस देखो मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 126 तक की जो सोनेट थी वो एक शेक्सपियर यूथ को डेडिकेटेड थी। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं। 58 है। व्हेन वाज शेक्सपियर सोनेट फर्स्ट पब्लिश्ड? शेक्सपियर की सोनेट जो है वो पहली बार कब पब्लिश हुई थी? कब हुई थी? 1609। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है। द स्पीकर एनवाइज अदर्स फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट, सारी चीज़ों से जेलस है जो स्पीकर सोनेट नंबर 29 में, सिवाय किस चीज़ की? देखो, होप, फ्रेंड्स, वेल्थ, स्किल्स। देखो वो जिन चीज़ों से जेलस है वो है होप, फ्रेंड्स और स्किल। ठीक है, ये तीन चीज़ें उसके पास नहीं है। हो सकता है उसके पास वेल्थ हो, तो इससे वो जेलस नहीं है, ना ही इसका जिक्र किया गया है। तो आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। द टोन शिफ्ट इन द पोएम हैपन्स इन, कौन सी लाइन में होती है? अभी बताया था, लाइन नंबर 9 से 10 के बीच में। ठीक है। व्हाट इज द मेन कन्फ्लिक्ट इन सोनेट 138? अब आ जाते हैं सोनेट नंबर 138 पे। इसमें मेन कन्फ्लिक्ट क्या है? तो सोनेट नंबर 138 में कुछ भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, इतना सा है, दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। जो दो लवर हैं उसमें जो मेल है और जो फीमेल है दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, और झूठ इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनके बीच का जो रिश्ता है वो बना रहे। ठीक है, तो म्यूचुअल लाइन बिटवीन लवर्स। ओके, आगे देखते हैं। द वर्ड लाई इन द फाइनल कपलेट हैज व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग? फाइनल कपलेट में एक वर्ड आया है लाई, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला तो लाई मीन्स होता है लेटना, और दूसरा क्या होता है? झूठ बोलना। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है पन। पन इसीलिए होती है, उसका क्या मतलब होता है? एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। दो आई नो सी लाइज, दो आई नो सी लाइज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्पीकर को पता है वो झूठ बोल रही है। ठीक है, वो क्या है? वो स्पीकर को धोखा दे रही है। वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए फेथफुल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, और जबकि स्पीकर को पता है नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं हाँ तुम हो, वो मान ले रहे हैं, वो उसके मुंह पे नहीं कह रहा है तुम झूठ बोल रही हो। तो वो जो है वो स्पीकर को धोखा दे रही है। आगे देखें।
वाई डज द स्पीकर प्रेटेंड टू बिलीव हिज लवर। अब ये स्पीकर उस पर बिलीव क्यों कर रहा है, ठीक है, वो बिलीव नहीं कर रहा है, सॉरी प्रेटेंड कर रहा है, वो ऐसा मान रहा है, उसे बता नहीं रहा है, वो बस ऐसा दिखा रहा है कि हाँ मुझे तुम पे विश्वास है। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो भी झूठ बोल रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ही वॉन्ट्स हैव टू थिंक ही इज यंग, वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं यंग हूँ, जबकि वो है नहीं। लेकिन जो उसकी बिलवेड है वो मान रही है, वो भी मान रही है कि हाँ तुम यंग हो, जबकि उसे पता ही नहीं हो। तो ये दोनों ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनके बीच एक कॉम्प्रोमाइज जो है वो बना रहे और दोनों का जो रिश्ता है वो बना रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 65 है, व्हाट इज बीइंग सप्रेस्ड ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे क्या सप्रेस किया जा रहा है, क्या सप्रेस किया जा रहा है, एक सिंपल ट्रुथ, ना वो उसको सच बता रहा है ना ये इसको, ठीक है। स्पीकर्स एज इज डिस्क्राइब्ड एज, स्पीकर की जो एज है वो कैसे डिस्क्राइब की गई है, कौन से शब्द जो है वो यूज किए गए हैं सोनेट में। अगर आपने सोनेट पढ़ी होगी, जो कि मैंने पढ़ाई है लाइन बाई लाइन, तो जो है वो पास्ट द बेस्ट, ये शब्द जो है वो यूज किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अच्छा 67 है, लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। इस लाइन का देखो क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि प्रेटेंडिंग टू ट्रस्ट इज अ पार्ट ऑफ लव, ठीक है। हम ऐसा बहाना कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि हम तुम पे विश्वास करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये भी पार्ट ऑफ लव है। तो यही इस सोनेट की पूरी थीम है, दोनों ही प्रेटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। ये लाइन जो है वो क्या दिखा रही है, ये लाइन का मीनिंग ये है कि जो लवर्स हैं, जो प्यार में हैं, उनको उनकी एज रिमाइंड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी एज जो है वो रिमाइंड कराई जाए। इसीलिए जो उसकी प्रेमिका है उसको नहीं बताती है कि तुम ओल्ड हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, वो उसको बोलता है मैं यंग हूँ, वो ऐसा दिखाता है, वो मान भी लेती है, वो उसको बताती नहीं है, ना उसको याद दिलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, एजिंग लवर्स डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ देयर एज। आगे देखते हैं विच वर्ड इज अ पन इन द लास्ट लाइन ऑफ द सोनेट, अभी बताया था कौन सा, लाई। आगे देखते हैं 70, द फाइनल कपलेट सजेस्टेड। जो फाइनल कपलेट है वो क्या सजेस्ट कर रही है, वो सजेस्ट कर रही है कि लाइज हेल्प देम मेंटेन लव। ये उसमें वाकई में लाइन में है, जो वो एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं उससे उनका जो प्यार है वो बरकरार रह रहा है। 71 है, सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 138। इसकी सेंट्रल थीम क्या है, सेल्फ डिसेप्शन एंड एजिंग इन लव, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आगे देखो 72, माई लव स्वेयर सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है, माई लव स्वेयर सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। तो ये जो एग्जाम्पल है मैंने आपको क्लियरली जब हम लेक्चर्स ले रहे थे एक्सप्लेन किया था, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आइवनी। मैंने बताया भी था आइवनी क्या होती है, जब वर्ड्स जो लिखे होते हैं उनका मतलब कुछ और होता है। वो क्या होती है, वो स्वेयर, वो कसम खा रही है, वो वादा कर रही है कि वो पूरी तरह से क्या, सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, वो सच्ची है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, फेथफुल है, जो कि वो नहीं है। जो शब्द जो कह रहे हैं वो है नहीं, उसका मीनिंग क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आई एम नहीं है। आगे देखते हैं लिटरेरी डिवाइस लाई विद हर एंड सी विद मी। तो अभी हमने ये बार बार पढ़ लिया, पन है यहाँ पे। व्हाट डज द स्पीकर गेन फ्रॉम लाइज, उसे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इमोशनल फ्लैट, चापलूसी। एक तरह से चापलूसी कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की, ठीक है। वो क्या उससे झूठ बोल रही है, वो उससे झूठ बोल रहा है, दोनों ही मान ले रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे संतुष्ट हैं। तो ये क्या है, एक तरीके की इमोशनल फ्लैट भी है। द टोन ऑफ सोनेट 138 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो टोन है वो कैसे डिस्क्राइब की जा सकती है, सिनिकल येट एक्सेप्टिंग। मतलब जो दोनों कर रहे हैं वो एक तरीके से क्या है, सिनिकल है, ऑब्वियस है। देखो सिनिकल कैसे है, बिल्कुल सिनिकल है, दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, दोनों को पता है हम झूठ बोल रहे हैं और दोनों जानबूझ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये तो सिनिकल ही हुआ ना, लेकिन फिर भी एक्सेप्टिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं सोनेट 138 बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो अभी बताया था 1 से लेके 126 जो था वो फेयर यूथ वाला ग्रुप था। अब ये 126 के बियॉन्ड वाली चीज़ है 138, और ये जो 126 से लेके 152 तक जो सोनेट थी वो किसको डेडिकेटेड थी, डार्क लेडी को। आगे देखते हैं डार्क लेडी सोनेट्स एक्सप्लोर्स, क्या एक्सप्लोर करती हैं, कॉम्प्लेक्स लव एंड डिजायर, ठीक है। आगे देखते हैं When did शेक्सपियर likely write his sonnets? शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स जो है वो कब लिखी होंगी, तो ऐसे मत लगा देना 1609 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। लिखी जो थी वो 1590, मतलब जो अपना जो अगली टाइम था जब वो लंदन गए थे उस टाइम उन्होंने लिखी थी। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं द पोएम सोज आ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन। जो पोएम है वो एक रिलेशनशिप जो है वो किस पे 138 में
ठीक है, सोनेट का नाम नहीं मेंशन किया है, लेकिन ऑब्वियस है हम वही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो किस पे बेस्ड है? इक्वल लाइन एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। आगे देखते हैं, वॉट डू बोथ लवर्स हाइड, दोनों लवर जो हैं वो क्या छुपा रहे हैं। देखो मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप पॉज कर करके पढ़ लेना, ठीक है। तो जो दोनों लवर्स हैं वो क्या छुपा रहे हैं? वो क्या छुपा रहे हैं? ट्रुथ अबाउट देयर फीलिंग्स एंड एज, ठीक है, दोनों अपनी फीलिंग्स और अपनी एज को छुपा रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं वैसे ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो ये जो सारी वीडियोज मैं आपको बता रहा हूँ और जिस हिसाब से मैंने कंटेंट तैयार किया है, ऐसा कंटेंट लोग पैसा देके बेच रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में। जितना भी अगर आप मैंने पीछे के लेक्चर्स जाके देखोगे, एक एक चीज़ को इतना डिटेल में बताया है और बहुत कम टाइम में आपको 19 मिनट 20 मिनट ऐसे वीडियो दिख रही। वो वीडियो इतनी छोटी इसलिए है क्योंकि मैं ज़्यादा अपनी वीडियोज़ में बात करता नहीं हूँ। बाकी के टीचर्स की वीडियो आपको मिलेगी 1 घंटे की, 50 मिनट की, क्योंकि वो बीच में बहुत सारी बातें करते हैं, जो कि मैं नहीं करता हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ और जितना मैक्सिमम कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ वो कराता हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे लिए बस बदले में इतना कीजिए, जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही है उसको एक तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, कुछ कमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो मत करिए। वीडियो में एक हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ उसको हाइप कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, 1-2 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है। तो लाइक करिए और हाइप करिए, इससे क्या होगा, मेरी रीच बढ़ेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि बहुत सारे व्यूअर्स आ रहे हैं और देख रहे हैं कंटेंट को। अगर सिर्फ 100-125 ऐसे लोग देखेंगे वीडियो को तो मैं डीमोटिवेट हूँगा, और अगर मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ तो होगा क्या, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे मैं जहाँ 2 दिन में एक वीडियो डाल रहा हूँ वहाँ 4 दिन में डालना शुरू कर दूंगा, इससे आपका भी नुकसान होगा। अब मेरी बात भी अपनी जगह सही है कि जब मुझे व्यूअर्स नहीं मिल रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं वीडियो क्यों डालूंगा, है ना। तो आप मेरी रीच बढ़ाने में हेल्प करिए और मैं आपको ऐसी फ्री कंटेंट देता रहूँगा, कोई पैसा नहीं लूँगा इसका। लेकिन अगर मेरे पास रीच नहीं आएगी तो हो सकता है कि मुझे इसे हॉल्ट भी करना पड़े, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए इधर उधर, अगर मेरी रीच बढ़ेगी तो मैं आपकी इसी तरह से हेल्प करता रहूँगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। 81 कॉमन पोएटिक फॉर्म इन बोथ सोनेट्स। जो कॉमन पोएटिक फॉर्म है वो क्या है, दोनों ही शेक्सपियरियन सोनेट है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ मैनी लाइन्स आर इन अ शेक्सपियरियन सोनेट। एक शेक्सपियरियन सोनेट में कितनी लाइन होती है, 14 होती है, ऑब्वियस है। राइम स्कीम अभी हमने पढ़ ली, आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोथ सोनेट्स डील विद, दोनों सोनेट जो है वो किससे डील करती हैं, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस से। अच्छा, एक पोएटिक डिवाइस होती है इंजैममेंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक लाइन जो है वो कंटिन्यू रहती है बिना फ्रेज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। लाइन कंटिन्यू रहती है बिना पॉज के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है, विच सोनेट सोज एनवाई एंड डेस्पेयर टर्न इनटू जॉय। तो अभी हमने पढ़ा कि स्पीकर जो है शुरू में जेलस है, लोगों से दुखी है, अचानक से खुश हो जाता है। कौन सी? सोनेट नंबर 29 में। अच्छा, कौन सी सोनेट जो है वो डील कर रही है एजिंग और डिसेप्शन इन लव से? तो कौन सी? सोनेट नंबर 138। आगे शेक्सपियर सोनेट्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन, अभी पढ़ा था 1609। आगे देखते हैं, शेक्सपियर वोट है टोटल ऑफ कितनी, बहुत बार पढ़ लिया, 154, और 90 है जो वो है विच वेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स इन बोथ सोनेट्स। तो इमोशनली ऑनेस्ट बट रियलिस्टिक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो ये तो थे आपके एमसीक्यूज। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में शेक्सपियर के 2 ड्रामा लग रखे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको बाद में करेंगे। जब हम पोएटिक वर्क्स कर रहे हैं तो सारे पोएटिक वर्क्स ही पहले कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिलेबस में लगा हुआ है जॉन मिल्टन, ठीक है। और मिल्टन के जो हैं वो आपके पास 2 पोएटिक वर्क लगे हुए हैं, एक तो एक सोनेट लगी हुई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और दूसरा बुक फर्स्ट जो पैराडाइज लॉस्ट की उसकी कुछ लाइन्स है। तो दोनों को हम पहले कर लेंगे, ड्रामा बाद में कवर करेंगे जब सारे ड्रामाज एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर है। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसने नहीं किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।